हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस किया था। बायोमॉलिक्यूल को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप माइटोसिस मियोसिस सुनते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। अब हम चैप्टर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं और माइटोसिस मियोसिस क्या होता है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको बायो में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। हमने जब चैप्टर 8 डिस्कस किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तब हमने बताया था कि सेल कैसे बनता, हमारा नया सेल कैसे एराइज होता है। वहां पर हमने रुडोल्फ विर्चो की बात देखी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला वाली, यानी जो हमारा सेल होता है, जो नया सेल बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनता है। नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनता है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है, हमारा सेल डिवीजन ही क्यों करता है, हमारा सेल डिवाइड ही क्यों करता है। दरअसल जब सेल ग्रो करता है तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है, यानी न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ता है साइटोप्लाज्म का, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं बढ़ते। दोनों का जो रेशियो होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं, इम्बैलेंस हो जाता है। उसी को कांस्टेंट रखने के लिए, उसी को बैलेंस करने के लिए हमारा सेल डिवाइड करता है। अब जो है, चाहे हम जो भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, हर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी की शुरुआत सिंगल सेल से करता है, एक सेल से करता है। एक सेल डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट होता है। हम मल्टी सेलुलर की बात अगर करें तो एक सेल डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट होता है, वो सेल फिर से डिवाइड करता है और 4 में, फिर 4 से 8 एंड सो ऑन। इस तरह से डिवीजन होता जाता है। डिवीजन में होता क्या है, हमारा सेल ग्रो करता है, उसका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है और जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। ये जो पूरे डिवीजन होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। इसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो अंडर द जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। वो जेनेटिक कंट्रोल में अगर ना हो, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं। अगर कोऑर्डिनेटेड मैनर में ना हो या जेनेटिक कंट्रोल में ना हो तो हमारा क्रोमोसोम कुछ का कुछ हो जाए, हम कुछ का कुछ हो जाएं। जैसे आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो हमारी जो भी सेल साइकिल में जो भी इवेंट्स होती हैं अंडर द जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं, ताकि कोई भी सेल इधर उसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इधर उधर ना होने पाए। और भी जो सारी इवेंट्स होती हैं वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं, वो इधर उधर होंगी तो हमारे सेल का डिवीजन सही से नहीं हो पाएगा। अब जो हमारी सेल साइकिल होती है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारा इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। दरअसल इंटरफेज हम दो एम फेज के बीच के गैप को कहते हैं। दो एम फेज के बीच का जो इंटरवल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। ये जो हमारा इंटरफेज होता है, दरअसल इसमें एम फेज की सारी प्रिपरेशन की जाती है। ये इंटरफेज ही में पूरे एम फेज की प्रिपरेशन की जाती है। इंटरफेज में जो टाइम होता है प्रिपरेशन में ज़्यादा लगता है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तो सिर्फ एक ही दिन में 3 घंटे होगा और तैयारी उसकी पूरी साल चलती है, 2-2, 3-3 साल भी चल सकती है। वैसे ही समझिए इंटरफेज को। इंटरफेज में जो टाइम होता है वो 95% लगता है इसकी प्रिपरेशन में, सिर्फ 5% टाइम यहीं पर लगता है। जैसे हमारा जो ह्यूमन सेल होता है वो ऑन एवरेज 24 आवर्स में डिवाइड कर जाता है, लेकिन सिर्फ 23 घंटे यहीं पर लगते हैं, सिर्फ 1 घंटा यहाँ पर लगता है। ये जो टाइम होता है किसी भी सेल के डिवाइड करने का, ये सेल टू सेल वेरी कर सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है। जैसे जो हमारा ईस्ट होता है वो 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है, 90 मिनट्स में अपनी सेल साइकिल को
कंप्लीट करता है। ये जो हमारा इंटरफेज होता है इसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारा G1, एक होता है G1 फेज, दूसरा होता है S फेज, तीसरा होता है G2 फेज। G2 फेज G1 को हम लोग बोलते हैं गैप फर्स्ट। इसमें ही इनिशिएशन और माइटोसिस के तुरंत बाद पोस्ट माइटोसिस फेज भी इसको कहते हैं, इनिशिएशन ऑफ इंटरफेज भी हम इसको कहते हैं। इसमें ये जो फेज होते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें प्रिपरेशन होगी, सेल हमारा ग्रो करता है, खूब ग्रो करता है, और इसी में इस G1 फेज में ही हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। बहुत सारी इसमें प्रोटीन भी बनती हैं। इस फेज में क्या होता है, इसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इस फेज में ही हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। अगर हमारा डीएनए का अमाउंट 2C है तो वो डबल हो जाता है 4C, लेकिन क्रोमोसोम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रोमोसोम नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। G2 में G2 फेज जो होता है उसमें प्रोटीन बनती हैं ताकि माइटोसिस डिवीजन की प्रिपरेशन में, माइटोसिस डिवीजन में जितनी भी प्रोटीन बननी होती हैं इसी G2 में बन जाती है, क्योंकि G2 के तुरंत बाद ये M फेज आ जाता है, माइटोसिस फेज आ जाता है। लेकिन S फेज की खास बात और होती है। एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, उसका डिवीजन न्यूक्लियस में होता है, जबकि सेंट्रियोल का डिवीजन होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। मैंने बताया कि एम फेज के अंदर सिर्फ 2 काम होते हैं, एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन और एक न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जबकि न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस 2 काम इसमें होते हैं। बाकी पूरी तैयारी, एम फेज की पूरी तैयारी इंटरफेज में होती है। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनको डिवाइड नहीं करना होता है, जैसे हार्ट सेल है, या कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो कभी कभार ही डिवाइड करते हैं। जब जैसे हमको चोट लग जाए या लॉस हो जाए सेल, तभी वो सेल डिवाइड करते हैं, उनको कहा जाए तभी वो डिवीजन करते हैं। ऐसे सेल G1 से निकलकर एक इनएक्टिव सेल, एक इनएक्टिव स्टेज होती है जिसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, उसमें चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज या क्वॉशिएंट फेज। इस क्वॉशिएंट फेज में सेल भले से डिवाइड नहीं करता लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है कि नहीं रहता। मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। अब जो है ये जो G1S G2 जो है, इसको एनसीईआरटी में एक फिगर से दिखाया गया है। सबसे लंबा जो गैप होता है वो होता है हमारा, सबसे शॉर्टेस्ट जो होता है वो M फेज होता है। ये M फेज यानी माइटोसिस फेज, उसके बाद ये G1 होता है, और उसके बाद S फेज होता है, उसके बाद G2 फेज होता है, G1S। अब क्या होता है, जो डिवाइड नहीं करना होता वो यहाँ से निकल कर G0 फेज में इंटर कर जाते हैं। ये जो हमारा माइटोसिस डिवीजन होती है इसको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो माइटोसिस डिवीजन होती है ये एनिमल के सोमैटिक सेल में होते हैं। सोमैटिक सेल हमारे पास 2 तरीके के सेल होते हैं, एक होता है जर्म सेल, एक होता है सोमैटिक सेल। जर्म सेल हम लोग सिर्फ गैमीट बनाने वाले सेल को कहते हैं, बाकी जो भी बचते हैं वो सोमैटिक सेल होते हैं। सोमैटिक सेल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में ही माइटोसिस डिवीजन होती है, जबकि प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में देखने को मिल सकती है। आज हमने इंटरफेज को डिस्कस किया और माइटोसिस डिवीजन के कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे एम फेज को, माइटोसिस डिवीजन में क्या क्या फेजेस होते हैं, क्या क्या फिजियोलॉजी हमको देखने को मिलता है, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, थैंक यू।